डियर कैंडिडेट, सेशन के इस हिस्से में हम AMP मॉडल यानी असेसमेंट के हवाले से आपसे बात करेंगे। असेसमेंट जांच पड़ताल को कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल या साइकिल में आप कुछ चीज़ें चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गाड़ी में उसके टायरों में हवा चेक करते हैं, आप उसके रेडिएटर का पानी चेक करते हैं, या आप उसमें इंजन ऑयल चेक करते हैं। दिस इज़ अ बेसिक असेसमेंट कि आप असेसमेंट करते हैं कि मैं जो चीज़ इस्तेमाल करने वाला हूँ कहीं उसमें कोई मसला तो मौजूद नहीं है, क्या वो मेरे लिए किसी ख़तरे का बायस तो नहीं बनेगा। इसी तरह बायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट है, यानी हम बायोलॉजिकल मटेरियल जरासीमों के हवाले से जांच पड़ताल करते हैं कि क्या जरासीम के हवाले से कोई रिस्क तो मौजूद नहीं है। डियर कैंडिडेट, बायो रिस्क असेसमेंट थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सिर्फ 3 फैक्टर्स का पता करें, उसको मालूम करें, तो हम आसानी से एक बेसिक इन डेप्थ बायो रिस्क असेसमेंट करने में कामयाब हो जाएंगे। नंबर 1, व्हाट इज द बायोहैजर्ड, यानी जिस लेबॉरेटरी के लिए हम बायो रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, हम मालूम करें कि वहां पर बायोलॉजिकल रिस्क मटेरियल क्या है, या सादा जुबान में उस लेबॉरेटरी में कौन सा जरासीम मौजूद है। नंबर 2, उस बायोलॉजिकल हैजर्ड के साथ या उस जरासीम के साथ कौन से खतरात या रिस्क वाबस्ता है। और नंबर 3, कि वहां पर मौजूद एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज कौन सी अवेलेबल है, या एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स कौन से अवेलेबल है। डियर कैंडिडेट, इन 3 फैक्टर्स को मालूम करने से हम निहायत आसानी के साथ बायोलॉजिकल रिस्क एक्सेप्टेंस को मालूम कर सकते हैं, यानी हम ये पता कर सकते हैं कि क्या लेबॉरेटरी में मौजूद रिस्क इस काबिल है कि हम उस लेबॉरेटरी में काम जारी रखें, या उस रिस्क को कम करने या खत्म करने की जरूरत है। बायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट करते हुए बहुत सारे पहलुओं का जायजा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले बायोलॉजिकल मटेरियल यानी जरासीम के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। हैजर्ड यानी जरासीम क्या है, कौन सा मौजूद है, और उस जरासीम की क्या खुसूसियात है। फॉर एग्जाम्पल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब सादा सी बात है, वो जरासीम जो आसानी से ट्रांसफर हो सकता है, मिसाल के तौर पर हवा के जरिए, वो ज्यादा खतरनाक है या उसका रिस्क ज्यादा है, उसका लाइक्लीहुड ज्यादा है बनिस्बत उस जरासीम के जो खुराक या पानी के जरिए ट्रांसफर होता है। इसी तरह इन्फेक्शियस डोज, प्रेजेंस ऑफ वेक्टर, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, ये भी एक इंतहाई अहम फैक्टर है जो कि लाइक्लीहुड की बजाय कंसिक्वेंसेस को एड्रेस करता है। मिसाल के तौर पर, एक जरासीम खतरनाक तो है, लेकिन उसके खिलाफ मुअस्सर अद्वियात और मुअस्सर वैक्सीनेशन प्रोग्राम मौजूद है, लिहाजा उस जरासीम के साथ वाबस्ता खतरात जो है वो यकीनन कम तस्वुर किए जाएंगे। इसी तरह ज़ूनोटिक नेचर, कि क्या वो जरासीम सिर्फ इंसानों को बीमार करता है या वो जानवरों को भी बीमार करता है, होस्ट ससेप्टेबिलिटी एक्सेट्रा। तो बायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट के हवाले से जो अहम नुक्ता है वो रिस्क का जांचना या उसका पड़ताल करना है, यानी हम बायोलॉजिकल मटेरियल के साथ जो खतरा है, जो रिस्क है, उसकी जांच पड़ताल करें। उसकी जांच पड़ताल के लिए 2 टर्म्स इंतहाई अहम है जो आपको समझना ज़रूरी है। नंबर 1 लाइक्लीहुड, नंबर 2 इज कंसिक्वेंसेस। लाइक्लीहुड किसी चीज़ का इम्कान, कंसिक्वेंसेस किसी चीज़ का नुकसान। बहुत सादा है, आप जांच पड़ताल करते हैं। जिस तरह हमने गाड़ी की मिसाल ली, लेट्स सपोज आपने गाड़ी के रेडिएटर में पानी को चेक किया, पता लगा कि ये कम है, लेकिन आपने उस पर तवज्जो नहीं दी। गर्मी का मौसम है, आप बाहर निकले, गाड़ी में
گاڑی تھوڑی ہی دیر چلنے کے بعد اس کے انجن سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا. میرے دوستو، امکان تھا، گاڑی کے ریڈیٹر میں پانی کم تھا تو امکان تھا کہ اس کا انجن جو ہے یہ خراب ہو جائے. انجن خراب ہوا تو کیا کچھ نقصان ہوا؟ جی نقصان بھی ہوا. سو امکانات بھی ہے، نقصانات بھی ہے. رسک کو ہم امکان اور نقصان کے پیمانے سے جانچتے ہیں، یا لائکلیہڈ اور کانسیکوینسز کے بیس پر ہم رسک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور اگزامپل آپ لیں. مثال کے طور پر ہم نے ایک کاریگر کو بلایا اور اس نے ایک لیڈر کے ذریعے، سیڑھی کے ذریعے تیسری چھت پر جا کر کام کرنا ہے. اب ہم سب سے پہلے لائکلیہڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ کاریگر جب اس سیڑھی کے ذریعے اوپر جائے گا تو کیا یہ گر سکتا ہے؟ یعنی کیا یہ امکان موجود ہے کہ یہ اس سیڑھی سے گر جائے؟ جی ہاں، کم یا زیادہ، لیکن اس بات کا امکان ضرور موجود ہے کہ یہ کاریگر اس سیڑھی سے نیچے گر سکتا ہے. لیکن آپ نے سیڑھی کو دیکھا، ایگزسٹنگ جو فیسلٹی ہے آپ نے اس کو چیک کیا. سیڑھی مضبوط ہے، اوپر سے بھی سیکیورڈ ہے، نیچے سے بھی سیکیورڈ ہے، اس کا کوئی حصہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے. اسی لیے امکان اگرچہ موجود ہے، لیکن امکان انتہائی کم ہے کہ یہ کاریگر اپنے ٹریننگ اور ایکسپیرینس کے ہوتے ہوئے ایک سیکیور سیڑھی سے گر جائے. اس کے امکانات انتہائی کم ہے. لیکن آپ ایک ایسی فیسلٹی کا، ایگزسٹنگ فیسلٹی یا فیچر کا جائزہ لیں کہ جس میں کمی ہو. فار ایگزامپل اس مثال میں یہ جو دوسری لیڈر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اوپر حصہ بھی سیکیور نہیں ہے، نیچے بھی سیکیور نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کچھ پیبلز بھی پڑے ہیں. تو کیا امکانات ہے کہ یہ دوسری سیڑھی سے گرے؟ یقیناً دوسری سیڑھی سے گرنے کے جو امکانات ہیں وہ پہلی لیڈر یا پہلی سیڑھی کے نسبت زیادہ ہے. اسی لیے اگر کاریگر اس ایگزسٹنگ فیسلٹی کو یوز کرتے ہوئے اوپر جانے کی کوشش کرے گا، اوپر پہنچنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے گرنے کا جو لائکلیہڈ ہے، جو امکان ہے، وہ پہلی کی نسبت زیادہ ہے. لیکن اگر آپ تیسری سیڑھی کا جائزہ لیں جو کہ انتہائی خستہ حال ہے اور اس کے بہت سارے سٹیپس جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ سیکیور بھی نہیں ہے، تو آپ ایسے میں تصور کریں کہ ایسے میں اگر یہ کاریگر اوپر جانے کی کوشش کرے گا تو گرنے کے امکانات کتنے ہیں؟ جی ہاں، یقیناً اس تیسری فیسلٹی میں، اس تیسری صورتحال میں گرنے کے امکانات جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے. تو اسی طرح ہم فیسلٹیز کی بنیاد پر، ایگزسٹنگ میکینزم کی بنیاد پر جائزہ لیتے ہیں کہ نقصان کے ہونے کا امکان یا لائکلیہڈ کتنا ہے. فار ایگزامپل اس ایگزامپل میں ہم 1 سے 3 تک تصور کرتے ہیں. ڈیئر کینڈیڈیٹ، اب ہم اس ایگزامپل کے لیے کانسیکوینسز کا جائزہ لیتے ہیں. یعنی یہ کاریگر جب اوپر جانے کی کوشش کرے گا اور خدا نخواستہ یہ گرتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز یا نقصانات کیا ہوں گے؟ آپ تصور کریں کہ یہ کسی بھی سیڑھی سے گرتا ہے، لیٹ سپوز 1 2 یا 3، سیکیور ہو یا ان سیکیور ہو، یہ کہیں سے بھی گرے گا. نقصان ہونا سیڑھی کے سیکیور ہونے یا نہ ہونے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ نقصان ہونا اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کون سی ہائٹ سے گرے گا. لیٹ سپوز اس ایگزامپل میں یہ پہلی ہائٹ سے گرتا ہے تو خواہ وہ کسی بھی سیڑھی سے گرے، نقصان کم ہوگا کیونکہ وہ کم ہائٹ سے گرا ہے. اب آپ دوسرا تصور کریں کہ وہ دوسری ہائٹ سے یا دوسری منزل سے گرتا ہے تو بے شک کسی سیڑھی سے بھی گرے، سیکیور سیڑھی سے گرے یا ان سیکیور سیڑھی سے گرے، جب وہ گرے گا خدا نہ خواستہ تو دوسری منزل سے گرنے کے نقصانات پہلی منزل کے نسبت زیادہ ہوں گے. اور آپ تصور کریں کہ وہ سب سے آخری منزل یا سب سے اوپری منزل سے گرتا ہے تو نقصانات کتنے ہوں گے؟ یقیناً پہلی اور دوسری منزل کے نسبت اگر وہ آخری منزل سے گرتا ہے، سب سے زیادہ اونچائی سے گرتا ہے،
तो नुकसान सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए मेरे भाइयों, हम लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों को कंसिडर करते हैं जब हम रिस्क का पता करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर, रिस्क इंक्रीज होता है लाइक्लीहुड के इंक्रीज होने पर और कॉन्सिक्वेंसेस के इंक्रीज होने पर। अगर लाइक्लीहुड बढ़ता है और कॉन्सिक्वेंसेस भी बढ़ते हैं तो नुकसान कुछ इस तरीके कार के तहत होगा। मिसाल के तौर पर, वो पहली सीढ़ी से गिरने के इम्कानात कम है, नुकसान भी कम है, तो हमारा जो टोटल रिस्क है वो एक तस्वुर किया जाएगा। लेट सपोज वो दूसरी सीढ़ी से गिरता है, उसके इम्कानात भी ज्यादा है, 2 नंबर पर है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी ज्यादा है, 2 नंबर पर है, तो हमारे पास जो रिस्क है वो 4 तस्वुर किया जाएगा। और अगर वो तीसरी सीढ़ी से चढ़ने की कोशिश करता है, आखिरी मंजिल से गिरता है, लाइक्लीहुड भी ज्यादा है, कॉन्सिक्वेंसेस भी ज्यादा है, तो हमारा जो रिस्क है वो सबसे ऊपर या 9 लेवल पर है। मैं चाहता हूं कि आप इस स्लाइड को एक नजर और देखें और मालूम करें कि अगर लाइक्लीहुड तो बढ़ रही है लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बढ़ रही, उस सूरत हाल में क्या होगा। मिसाल के तौर पर, वो सबसे अनसिक्योर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो 3 नंबर है लाइक्लीहुड, लेकिन वो पहली मंजिल से गिरता है तो नुकसान कम हुआ। इसका मतलब यह है कि लाइक्लीहुड तो बढ़ा लेकिन नुकसान नहीं बढ़ा। तो इसी को हम लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं, यानी इम्कान भी मौजूद है, नुकसान भी मौजूद है। बायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट में हम जरासीम के साथ वाबस्ता इम्कानात और नुकसानात का जायज़ा लेते हैं, यानी हम ये जायज़ा लेते हैं कि क्या जरासीम के फैलाव या बीमारी फैलने का कोई इम्कान मौजूद है, और अगर वो बीमारी फैल गई तो क्या उससे कोई नुकसान हो सकता है कि नहीं। डियर कैंडिडेट, सेशन के आखिर में मैं आपको रिस्क एवेल्युएशन के हवाले से ब्रीफ करूंगा और अपने सेशन का इख्तिताम करूंगा। रिस्क, बायोलॉजिकल रिस्क को एवेल्युएट करना अगेन लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस के बढ़ने या कम होने पर डिपेंड करता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस भी बढ़ रहे हैं, लाइक्लीहुड भी बढ़ रहा है, इसीलिए आपका जो रिस्क है जो स्टार की सूरत में जाहिर किया गया है वो हाई लेवल्स पर है। बायोलॉजिकल मटेरियल के हवाले से कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करते हैं कि आपका बायोलॉजिकल मटेरियल किस शिद्दत की बीमारी फैलाता है। आया उसमें मॉर्टेलिटी होती है, आया उसमें मॉर्बिडिटी होती है, आया उससे इंडिविजुअल को नुकसान है, आया उससे पूरी कम्युनिटी ह्यूमन को भी नुकसान है, आया उसके खिलाफ मौसर अद्वियात या वैक्सीन्स मौजूद है कि नहीं, और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स ये तयन करते हैं कि एक बायोलॉजिकल मटेरियल के हवाले से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सिमिलरली आपका लाइक्लीहुड इस बात पर डिपेंड करता है कि जरासीम का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, क्या वो सीजनल है या साल के हर वक्त दस्तयाब होता है, या उस बीमारी को फैलाने के लिए किसी वेक्टर की जरूरत है। इसके अलावा लेबॉर्ट्री में स्टाफ की ट्रेनिंग या उनकी तरबियत का मायार क्या है, या वहां पर प्रोसीजर्स या एसओपीस को किस तरह फॉलो किया जाता है। मेरे दोस्तों, अगर लाइक्लीहुड तो बढ़ता है, consequences नहीं बढ़ते, तो आप देख सकते हैं कि वो फिर भी वेरी लो या लो के खाने में रिस्क रहेगा। और अगर इसी तरह consequences बढ़ते हैं लेकिन लाइक्लीहुड नहीं बढ़ता, तो आप देखेंगे कि आपका रिस्क फिर भी कम रहेगा। मिसाल के तौर पर, कोविड-19 consequences भी ज्यादा है, लाइक्लीहुड भी ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। लेट्स सपोज एबोला, कॉन्सिक्वेंसेस तो ज्यादा है लेकिन हमारे मुल्क में या हमारे यहाँ उसकी लाइक्लीहुड कम है, इसीलिए वो रिस्क पाकिस्तान के हवाले से कम है। दूसरी तरफ आप प्लाज्मोडियम या मलेरिया की मिसाल लेते हैं कि मलेरिया के लाइक्लीहुड तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस इंतहाई कम है, इसीलिए मलेरिया का रिस्क भी पाकिस्तान में कम तस्वुर किया जाएगा। तो रिस्क एवेल्युएशन इनसाइड अ लेबॉर्ट्री रिस्क असेसमेंट डिपेंड करता है कि आप हैजर्ड को आइडेंटिफाई करें,
نمبر 2، آپ لائکلی ہوڈ اور کانسیکوینسز کا جائزہ لیں اور اس کی بنیاد پر آپ رسک ایویلویشن کریں اور یہ معلوم کریں کہ موجودہ رسک آیا ایکسیپٹیبل ہے یا اس کو میٹیگیٹ کرنے، کم کرنے یا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ I wish you best of luck. Khuda Hafiz.